कैसे हैं आप लोग? सो अब तक आपने जैसे बेसिक क्लियर सारा कर लिया है, आपके टेस्ट भी हो गए हैं और मैंने टेस्ट लेने के बाद भी ये बहुत सारे लोगों को देखा है कि कुछ लोगों के जो है नंबर सही नहीं आए हैं, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे हैं अच्छे नंबर लाए हैं लोग, अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा कि भाई जितने भी लोग हैं अगर उनका बेसिक क्लियर होगा तभी आगे 12th के चैप्टर में बढ़ पाएंगे। इसलिए अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, अगर आप अच्छे से कर नहीं पाए हो बेसिक को, तो मैं कहूँगा आप एक बार जाके मेरा वीडियो फिर देखें। नहीं समझ में आए तिबारा देखें, चौबारा देखें, लेकिन देखें तो एक बार समझ लें, ठीक है? क्योंकि मैं डाउट सेशन भी लेता हूं, तो आप चाहे तो वहां पे बेहिचक पूछ सकते हैं। आप मान लीजिए 4 दिन बाद का पहले का सवाल अभी पूछना चाहें तो भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके सारे डाउट्स क्लियर होना चाहिए। क्या नहीं आ रहा है आपको? आखिर ऑर्गेनिक में क्या समझ में नहीं आ रहा है? नोमेनकल्चर नहीं आ रहा है, या पर्सनल ग्रुप नहीं आ रहा है, या टेबल आपको याद नहीं हो रहा है, या फिर आपको जो प्रेफरेंस वाइज जो टेबल है वो याद नहीं हो रहा है, जैसे COH फिर क्या आना चाहिए, SO3 फिर क्या आना चाहिए, CO और फिर क्या आना चाहिए मेरे को, COX फिर क्या आना चाहिए मेरे को, क्या ये पूरा याद करना पड़ेगा? हाँ जी बिल्कुल याद करना पड़ेगा। जहाँ पे CONH2 उसके बाद आपका बोलिए बोलिए उसके बाद क्या बोलिए ना, है ना? आपका CHO, फिर उसके बाद CO कीटोन आता है, फिर आपका अल्कोहल आता है, फिर NH2 आता है, फिर C डबल बॉन्ड C, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C। इस तरीके के चीज़ें हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखी थी। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि भाई किस तरीके से हर चीज़ का नेमिंग करते हैं, किस तरीके से हम नेम रखेंगे, तो इन सारी चीज़ों को हमने देख चुका है। बेसिक चीज़ें मेरा है कि नेमिंग हमको आना चाहिए, कैसे नेमिंग होनी चाहिए हमको आना चाहिए, रूल पूरा पता होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें जो हैं ये अफेक्ट करती हैं, ठीक है? तो अब हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का टॉपिक, ठीक है? जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके लिए आपको बेसिक आना चाहिए। इसलिए अगर आपको वो बेसिक नहीं आता तो आपको बेसिक जाके सबसे पहले पढ़ो। नाउ क्लास 12 का फर्स्ट टॉपिक है अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। हेडिंग डालिए, फर्स्ट टॉपिक क्लास 12 का क्या है? अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। इसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब आप कहेंगे सर ये अल्काइल हैलाइड क्या है, अराइल हैलाइड क्या है? नाम तो पहली बार सुने हैं। कई लोग यहाँ पे अंदाजा लगाने लगेंगे अल्काइल हैलाइड, हाँ हाँ पढ़े थे, याद आया, सर जी ने कहा था अकाइल हैलाइड COX अकाइल हैलाइड। लगता है सर जी ने स्पेलिंग गलत लिख दिया या पहले स्पेलिंग गलत बताया होगा। अरे नहीं भैया, अकाइल हैलाइड अलग है, अल्काइल हैलाइड अलग है। दो सबसे पहले बता दे रहा हूँ, दोनों को आप मिक्स नहीं करोगे। हर स्टूडेंट जब भी मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूँ सबसे पहले वो याद करता है अकाइल हैलाइड। पता नहीं अकाइल हैलाइड से क्या विशेष प्रेम है सबको। अकाइल हैलाइड मेरे भाई अलग है, मेरी बहना अलग है, अकाइल हैलाइड अलग है, अल्काइल हैलाइड अलग है। दोनों का आपस में कोई दूर दूर तक का संबंध नहीं है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एक चीज क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि सब लोग टेबल रट के आए होते हैं कि सर ने हाँ अकाइल हैलाइड बताया था, या तो उधर स्पेलिंग सर ने गलत लिखा है या तो अभी गलत लिखा है। भैया हमने स्पेलिंग गलत नहीं लिखा है, दोनों अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड है, डिफरेंट एलिमेंट है ना, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब समझते हैं अल्काइल हैलाइड क्या है, अराइल हैलाइड क्या है। चलिए, अच्छा अल्काइल ग्रुप तो आप जानते होंगे, बिल्कुल जानते अच्छे से। अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। CnH2n+1 जो फॉर्मूला मैंने बेसिक फॉर्मूला बताया था ये होता है, ठीक है? या आपके भाषा में CH3 C2H5 और C3H7। कुल मिला के ऐसा है कि जो भी मेरा मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, नोनेन, डेकेन जो भी होता है उसमें हाइड्रोजन हटा दीजिए, अल्काइल ग्रुप के अंतर्गत हो जाएगा। पक्का इतना समझ में आता है? चलिए, जब इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड ये हो गया आपका अल्काइल। इसके साथ अगर हम हैलोजन जोड़ दें, इसके साथ अगर हम हैलोजन जोड़ दें, इसके साथ है अगर हम हैलोजन जोड़ दें, अब टेबल याद कीजिए। जब टेबल याद करना होता है तो आप लोग याद करते नहीं हैं। अब टेबल याद कीजिए, एक हलाइड करके होता था, अल्काइल हैलाइड में चले जाते हैं आप, एक हलाइड करके, सिंगल हैलाइड करके होता था, तो मैंने बताया था उसका प्रीफिक्स क्या होता है, बताइए ना। हेलो, हेलो होता है चलो, उसका प्रीफिक्स, सफिक्स नहीं होता उसका। तो जब भी हम उस तरह के कंपाउंड को लिखते हैं, हेलो जिसके साथ जुड़ा होता है वो लिखते हैं। जैसे ये है एक्स, इसको क्या कहेंगे, हेलो मीथेन, इसको हेलो इथेन, इसको हेलो 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 प्रोपेन।
जब भी किसी भी चीज के साथ अगर हेलोजन एटम्स आ जाता है तो वही चीज हम यूज करते हैं। हेलो मीथेन, हेलो इथेन, हेलो प्रोपेन, ऐसे याद रखिएगा। हेलो हेलो हेलो, भैया टाटा हेलो मत करना है, पढ़ाई चल रही है। हेलो मीथेन, हेलो इथेन, हेलो प्रोपेन, ये है आपका अल्काइल हैलाइड ग्रुप, ये है आपका अल्काइल हैलाइड, इसी को कहते हैं अल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले तो ये जानिए अल्काइल हैलाइड होता क्या है। भाई अल्काइल हैलाइड क्या होता है, जब भी किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ अगर हैलोजन एटम जुड़ जाता है, हैलोजन एटम मतलब याद कीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मेन चार याद करिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वैसे पीरियोडिक टेबल तो आपको याद किए ही होंगे, भाई सब याद करता है। मैंने तो ऐसा याद किया था। फिर कल बाहर आई, एक और एलिमेंट था आंटी, एक अननोन एलिमेंट था उस पार, ऐसे करके था। तो मेन आपको फिर कल बाहर आई, आंटी पे भी ध्यान नहीं देना और उस पार पे भी याद ध्यान नहीं देना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो किसका है, किसका है, हेलोजन एटम। हेलोजन एटम इनर्ट गैस के पहले आता है, हेलोजन एटम इनर्ट गैस के पहले आता है, यानी इसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। हम जानते हैं किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए। अच्छा, इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर कहीं से भी उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या करेगा, लपक लेगा, क्या करेगा, लपक लेगा। तो इस तरह के एलिमेंट्स जिसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटरमोस्ट वैलेंस शेल, टू कंप्लीट इट्स आउटरमोस्ट वैलेंस शेल, इस तरह के एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। लिख लीजिए भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। अब पीरियोडिक टेबल 9th 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो 11th में तो ऑब्वियस सी बात है पढ़े होंगे। ये कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस from left to right in the periodic table. Electronegativity decreases from right to left and electronegativity increases from left to right. क्योंकि जितना बड़ा शेल होगा, अगर हम राइट टू लेफ्ट की बात कर ले, अगर हम राइट टू लेफ्ट की बात कर ले, अगर हम राइट टू लेफ्ट की बात कर ले, तो देखिए हीलियम, सॉरी, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लिथियम के पास आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। बेरियम के पास 2, 3, 4, 5, 6, 7। सबसे ज्यादा किसके पास, इसके पास। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होने की टेंडेंसी किसके पास, फ्लोरीन के पास। ऑब्वियसली बात है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होने की कंडीशन इसके पास है, किसके पास है, फ्लोरीन के पास। तो मेरे को बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन हुआ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हेलोजन हुआ क्या, फ्लोरीन हुआ क्या। उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये होगा ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन। जनरली हम इनको ही, जो कार्बन या उसके बाद के एलिमेंट्स रहते हैं उनको ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसीडर करते हैं। लेकिन लिस्ट में अगर हमको ये पता करना हो कि कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी हमको पीरियोडिक टेबल में बताया जाता है कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, बिकॉज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा होता जाता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन की लेने की जो टेंडेंसी वो कम होते जाती है। इसलिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम कहेंगे, यानी फ्रॉम फ्लोरीन टू लिथियम अगर हम चलते हैं, अगर हम फ्लोरीन टू लिथियम चलते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होने की टेंडेंसी वो कम होते जाएगी। और अगर हम लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक चलते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होते जाएगी, यानी हमारी आउटर मोस्ट शेल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाएगा। उसके साथ ही हमारी जो इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होने की समस्या, मतलब कि जो हमारी कैपेसिटी है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज। ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये सभी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वैसे ये सब अगर ना पढ़ाएं तो भी चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको अच्छे से अच्छी जानकारी है।
एक होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। जिस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है कि उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, वैसे ही एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एक टर्म होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। जिस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वैसा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। इसमें क्या होता है कि यह उस एलिमेंट का सबसे ज्यादा होता है जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो उस इलेक्ट्रॉन्स को देकर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या था, उस एक इलेक्ट्रॉन को लेकर स्टेबल होता था। लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव में क्या है कि कोई भी एलिमेंट अपने उस एक इलेक्ट्रॉन या आखिरी बचे हुए आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितनी आसानी से दे दे, कितनी आसानी से दे दे और स्टेबल हो जाए, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। नहीं समझे, डेफिनेशन लिखिए। एन एलिमेंट और एन एटम, एन एलिमेंट और एन एटम which can easily which can easily which can easily gives the electron of the outermost shell of an electron of the outermost shell electron of the outermost shell electron of the outermost shell is called electropositive atom, is called electropositive atom। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे अच्छा सोडियम का एग्जाम्पल है। इसके इनर में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन, और एक और शेल होता है उसमें कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। अब ऑब्वियस सी बात है, 1 इलेक्ट्रॉन लेके तो स्टेबल होगा नहीं, इसको कम से कम 60 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। लेकिन अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से फुल हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा। तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल हमेशा चाहता है कि मेरी स्टेबिलिटी बनी रहे, हम अनस्टेबल ना हो। तो ये भी क्या चाहेगा, मेरी स्टेबिलिटी बनी रहे। तो ये बहुत आसानी, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हल्का सा भी यहाँ पे इसको हीट देंगे, हल्का सा भी टेम्परेचर देंगे तो फटाक से अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो इसके पास सबसे इजीली तरीके से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, इसकी टेंडेंसी सबसे हाई है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का, ठीक है। तो इस तरीके से ये एटम हुआ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, जिसके पास जितनी हाई टेंडेंसी, जितनी इजीएस्ट तरीके से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकाल लें उसको कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगी। सबसे हाई सोडियम का होगा तो सबसे लो किसका होगा, नियोन का, या कह सकते हैं कि इनर्ट गैसेस का, क्योंकि उसके तो आउटर मोस्ट शेल पूरा फुल है ना, तो उसमें से निकाल जा सकता है नहीं उसमें डाला जा सकता है, तो उसकी बात ही छोड़ देते हैं। हम हेलोजन तक बात करते हैं। फ्लोरीन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव बट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, क्या होती है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज करती है। इसी तरीके से अगर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल चले तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। राइट टू लेफ्ट चले यानी फ्रॉम इधर से इधर तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव तब बढ़ता है जब आउटर मोस्ट शेल मेरा छोटा होने लगता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कब बढ़ता है, जब आउटर मोस्ट शेल मेरा बड़ा होने लगता है। दोनों में डिफरेंस देखिएगा, एक लेफ्ट टू राइट मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ता है तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिव घटता है। अगर राइट टू लेफ्ट मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव घटता है तो राइट टू लेफ्ट मेरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव बढ़ता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन एक दोनों बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो ये दोनों का आप एकदम अच्छे से याद रखिएगा। जो भी जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले ले वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इतना ध्यान रखिएगा। और जो मैंने बताया लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट क्या घटता क्या बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आने वाला है, राइट। चलिए तो हम फिर अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात बताई। हम क्या पढ़ रहे थे, अल्काइल हैलाइड। तो किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ अगर हेलोजन आ जाता है, जुड़ जाता है, तो उसको अल्काइल हैलाइड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, मिथाइल हैलाइड, या इसको हम हेलो मीथेन कहेंगे, इसको हेलो इथेन कहेंगे, इसको हेलो प्रोपेन कहेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रीफिक्स में क्या होता है, हेलोजन, हेलो, प्रीफिक्स क्या होता है, हेलो, ठीक है। इसी तरीके से हम अराइल हैलाइड की बातें करते हैं, अराइल हैलाइड की बातें करते हैं। अराइल हैलाइड जैसे, अराइल का मतलब क्या होता है, आपको सर अराइल क्या है, मैंने पहले भी बताया था, अगर आप ध्यान नहीं दिए हो तो बेंजीन की ग्रुप को ही हम अराइल करते हैं, ARYL। जो भी बेंजीन रहता है ना, हमने पहले बताया था एरोमेटिक कंपाउंड, याद है ना, एरोमेटिक कंपाउंड, जहाँ पे 3 चीज आया था आपका, क्या क्या आया था, बेंजोइड, नॉन बेंजोइड एंड एरोमेटिक, 3 चीज आया था। तो इस तरीके के चीजों को हम एराइल बोलते हैं। जब भी बेंजीन या उससे संबंधित कोई भी कंपाउंड हो उसको हम अराइल बोलेंगे, ये जान लीजिए। अराइल हैलाइड क्या होगा,
हाइड्रोजन की जगह कहीं भी अगर आपका हेलोजन आके अटैच हो जाए तो इसका क्या नाम हो जाएगा, अराइल हैलाइड। जिस तरह ये अल्काइल से अटैच होगा तो अल्काइल हैलाइड, इसी तरीके से ये अराइल ग्रुप से अटैच होगा। ये पूरा का पूरा इससे अगर कोई भी हेलोजन आके अटैच हो जाता है तो क्या कहलाएगा, अराइल हैलाइड। क्या कहलाएगा, अराइल हैलाइड। क्या कहलाएगा, अराइल हैलाइड। ये ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं और थोड़ा सा और कुछ सीखते हैं। अच्छा, इसको देखिएगा, मान लीजिए हम CH3X, ठीक है, इसको लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो अल्काइल हैलाइड है, मतलब कि मिथाइल हैलाइड, या इसको हम कह सकते हैं ये तो आपका हेलोमीथेन हो गया। हम कहेंगे हाँ जी बिल्कुल हेलोमीथेन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हेलोमीथेन हो गया। चलिए आप जैसा कहते हैं हेलोमीथेन, हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। आपकी इच्छा है भाई, लिख देते हैं, हम आपकी इच्छा को कैसे ना कर सकते हैं। अच्छा मैंने कहा सर ये क्या हुआ, बताइए भाई, एक्स एक्स, इसको एच लेते हैं, एक्स नहीं लेते एच, ये एक्स और ये 2 बार एक्स हो गया। आप कहेंगे सर ने बताया था 2 होगा तो डाई लगाइए। डाई लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। डाई हेलो मीथेन हो गया, डाई हेलो मीथेन, ठीक है। और ये रियलिटी में होता है। और अगर यही चीज सी एक्स एक्स एक्स, ये एच आ गया तो क्या हो जाएगा, डाई की जगह ट्राई, ट्राई हेलो मीथेन। आप कहोगे सर ये तो डाई अच्छा लग रहा है, ट्राई अच्छा लग रहा है, बिना किसी चीज के अच्छा नहीं लग रहा है। हम कहेंगे इसको भैया इसमें अपना डाल दो मोनो, लिख दो सिंगल। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, नहीं, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन मोनो लिख दो तो अच्छा लगता है। मोनो हेलो मीथेन, डाई हेलो मीथेन, ट्राई हेलो मीथेन। अब हेलो के जगह कुछ भी हो, क्लोरो ब्रोमो सोमो आयोडो, तो कुछ भी आप लिख सकते हो, राइट। तो मोनो हेलो मीथेन, डाई हेलो मीथेन, ट्राई हेलो मीथेन। अगर एक हेलोजन एटम है तो मोनो हेलो मीथेन, 2 हेलोजन एटम है तो डाई हेलो मीथेन, 3 हेलोजन एटम है तो ट्राई हेलो मीथेन। इतना पक्का मालूम होता है, कोई दिक्कत आती है क्या आपको। चलिए एक होता है, एक होता है एलिलिक हैलाइड, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप जाने रहेगा, कभी कभी काम आता है। एलिलिक हैलाइड, आप कहेंगे सर अलाइड है, अल्काइल हैलाइड तो पढ़ा दिया, एलिलिक क्या पढ़ा रहे हैं। हम कहें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा जानने का है। कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप है CH3। अब इस अल्काइल ग्रुप में CH3 ना होके एक हाइड्रोजन कम होके यहाँ पे CH2 और X आ जाए, तो यानी डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन एटम प्रेजेंट है और उसमें हेलोजन एटम का आना, इसको कहेंगे एलिलिक हैलाइड, इसको कहेंगे एलिलिक हैलाइड, ठीक है। ये याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूं। एक होता है बेंजीलिक हैलाइड, बस आपको स्ट्रक्चर याद रखना, कुछ नहीं। बेंजीलिक हैलाइड ये क्या होता है भाई, जब भी इसी लेट अस सपोज ये डबल बॉन्ड, अगर हम यहां से CH2X लिखे, ठीक है, डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन एटम, उसके बाद उससे जुड़ा हेलोजन, तो ये बेंजीलिक हैलाइड आता है। या एक और काम कर सकते हैं, डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन एटम और इससे जुड़ा हेलोजन, ये भी बेंजीलिक हैलाइड में आता है। दोनों लिखिएगा, दोनों, एक ये वाला और ये वाला CH2X, ये भी दोनों बेंजीलिक हैलाइड में आएगा। आपने कहेंगे सर ने कहा था कि ये ब्रांच होगा तभी बेंजीलिक हैलाइड होगा, नहीं। इस केस में ऐसा हो सकता है कि एक कार्बन एटम यहाँ पे तो पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, इसको इसके साथ ही X अटैच्ड है। इसी तरीके से डबल बॉन्ड के साथ ये कार्बन एटम है, उसके साथ X अटैच्ड है। जब डायरेक्ट डबल बॉन्ड से नहीं, जबकि डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन एटम हो और उससे कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, तो इन केस ऑफ दिस एलिलिक हैलाइड, इन केस ऑफ दिस बेंजीलिक हैलाइड होता है। इतना आप जानिए, ठीक है, ये कभी कभी पूछता है एग्जाम में। चलिए एक और है, उसको भी आपको जानना होगा। एक विनेलिक हैलाइड है और एक अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड तो बता ही चुके आपको,
विनिलिक हैलाइड देखिए, जब भी इसमें क्या होता है, जब भी किसी भी डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अगर एक्स अटैच्ड हो, जब भी किसी भी डबल बॉन्ड से डायरेक्ट एक्स अटैच्ड हो तो उसको कहेंगे विनिलिक हैलाइड। और यही अगर बेंजीन के केस में हो जाए, यहां से डायरेक्ट अटैच्ड हो, तो ये आपका हो गया क्या, अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। ठीक है, ये क्या हो गया आपका अराइल हैलाइड। भाई कई लोग कहेंगे सर बेंजीन नहीं बना, वो बना लो यार, स्ट्रक्चर तो एक है, बस खाली दो डबल बॉन्ड डालना सब। अराइल हैलाइड, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे अराइल हैलाइड। इसको क्या कहेंगे विनिलिक हैलाइड, जब भी डैश फॉर्म में या स्ट्रक्चर फॉर्म में या जिगजैग फॉर्म में अगर कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड जहां पे इंड हो रहा है उससे डायरेक्ट अटैच कोई भी हेलोजन एटम है, तो उस केस में विनिलिक हैलाइड एज वेल एज अराइल हैलाइड कहलाएगा। ये आप अच्छे से जान लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इतना जान गए, चलिए कुछ मैं नोमेनकल्चर देता हूं, वो आप करिए, मेरे को बताइए कैसे होगा ये, ठीक है। चलिए इसको रफ करता हूं। सो स्टूडेंट ये कुछ स्ट्रक्चर है, बताइए इसका नाम क्या होगा आराम से। पहले इसका बताइए नाम क्या होगा इसका। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे मत समझिएगा कैसे ये कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक। अब बताइए क्या होगा इसका नाम, मेरे को बताइए, ध्यान से देखिए, बताइए मेरे को क्या नाम होगा इसका, मैं हट जाता हूँ, ध्यान से देखिए क्या नाम होगा इसका। फर्स्ट वाले का बताइए, नोट कीजिए, बताइए क्या नाम होगा इसका। ध्यान से बताइएगा, कोई मिस्टेक मत कीजिएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं चलेगा, एकदम अच्छे से बताइएगा क्या नाम होगा मेरे को, और करेक्ट होना चाहिए कि इतना समय से आप नोमेनकल्चर पढ़ रहे, कम से कम नाम तो रखना आना चाहिए। पहला हो गया और दूसरा करिए, दूसरा हो गया और तीसरा करिए, तीसरा हो गया और चौथा करिए, चारों का नाम लेके करिए, रखिए अपने पास। आगे मैं बताता हूँ चारों का, जब मैं डिस्कस करूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक। चारों का नाम लिखिए अपने हिसाब से, क्या लगता है आपको। आराम से लिखिए चारों का नाम, ठीक, अपने कॉपी पे, और देखिएगा कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, मेरे को कोई मिस्टेक नहीं चाहिए। मैं इतने समय से आपको पढ़ा रहा हूँ, कब तक नोमेनकल्चर तो आना चाहिए, नोमेनकल्चर भी नहीं आएगा तो फिर मेरे पढ़ाने का फायदा क्या, राइट। तो जल्दी बताइए, हो गया आपका, नाम लिख लिए। चलिए अब इसका थोड़ा जो है नामकरण स्टार्ट करते हैं, नेमिंग। चलिए अब मेरे हिसाब से जो है, आपने सबसे लोएस्ट नंबर किसको दिया होगा बताइए, किसको दिया होगा। सर सर ये देखिए यहाँ पे लोएस्ट नंबर, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, 1 2 3 4 5। कहेंगे सर इतना आसान नाम था, आप क्या पूछ लिए। हम कहें चलो नाम रख के बताओ इसमें। कहेंगे सर जी देखिए नाम तो रख दिया हमने। अच्छा हमने गलती कर दी, चलिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, आप सही है। हाँ भाई गलती हो जाती है, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या रहेगा, 2 ब्रोमो, यही लिखोगे आप। चलिए आपके नाम को हाईलाइट कर देते हैं, 2 ब्रोमो डैश दीजिए, 2 ब्रोमो पेंट, 5 है, 2 ब्रोमो पेंट, पेंट डैश, थर्ड पे क्या है, डबल बॉन्ड, क्या होगा 3E। आप कहेंगे हाँ सर एकदम डिक्टो यही लिखे हैं, एकदम सही लिखे हैं, बिल्कुल 3E। हम कहेंगे वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए। सर वही बात तो हुई ना, 1 2 3 4। हम कहेंगे यहाँ 4 लिखे क्या दिक्कत है, आप कहेंगे सर वहां 4 नहीं लिख सकते क्योंकि हमें
आखिरी में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना होता है, डबल बॉन्ड को हम देखते हैं, तो इसलिए डबल बॉन्ड क्यों हो जाएगा, हम कहें चलो ठीक है, इसका नाम क्या होगा, आप कहें सर ये हो जाएगा आपका 2 ब्रोमो, यही लिखोगे ना, 2 ब्रोमो और 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और कहेंगे सारा ये तो 4 है तो आ जाएगा ब्यूट, और 3 पे क्या आएगा डबल बॉन्ड, 3 इन। पक्का सही है, कोई दिक्कत नहीं, मिला लीजिए। अगर आपका सही आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर फर्स्ट सही है, यस सर सेकंड सही है। अगर आपका गलत आ रहा है तो भी ईमानदारी से लिखिए यस सर फर्स्ट गलत है, यस सर सेकंड गलत है। सिमिलरली इसमें 1 2 3 4 ये 5 तक यहां चला जाएगा, इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल और पेंट 5 है, पेंट 3 ई, राइट। सिमिलरली यहां पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 पे क्या है मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल, और ये क्या है ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। अब मेरे को बताइए किसका किसका चारों सही आ गया, चारों किसका किसका सही आ गया, हाथ उठाइए, हाथ उठाने का मतलब है कमेंट करिए बॉक्स पे, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके कमेंट सेक्शन पे जाइए, वहां पे कमेंट कीजिए सर मेरा सही आ गया, मेरा सही आ गया, कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट देखूंगा। कि अगर कमेंट नहीं देख अगर मैं कमेंट नहीं देखूंगा और अगर मैं कमेंट मेरे को नहीं दिखा तो मैं समझूंगा कि आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 ब्रोमो पेंट 3 इन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 3 इन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 3 इन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। पक्का सही चलता है सब कुछ। तो मेरे को बताइए कितने लोग का सही आया था, कमेंट कीजिएगा कितने लोग का सही आया था। जिसका जिसका सही आया है बताएगा सर मेरा सही आया था, जिसका गलत आया बताएगा गलत आया। ईमानदारी से पढ़िएगा। मैं 2 और स्ट्रक्चर बनाता हूं और उसको आपको होमवर्क के लिए करना हूं, फिर आप मेरे को क्या करिएगा, व्हाट्सएप पे फोटो भेजिएगा कि सर ये रहा मेरा होमवर्क, और अगर आप जो मैं बता रहा हूँ फॉलो करेंगे तभी आपको केमिस्ट्री समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आप कोर्स ज्वाइन कर लिए हैं या लेक्चर देख रहे हैं आप और जो मैं बता रहा हूँ आपने कुछ किया नहीं, ना मेरे को व्हाट्सएप भेजे होमवर्क का, ना मेरे साथ टच में है, मेरे साथ जूम में आप जूम ऐप में आप क्या कहते हैं आप जो है अपना डाउट सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आज से आपको नहीं आने वाला केमिस्ट्री। आप लिख के रख लीजिए, आप चाहे जितना भी मेरा लेक्चर देख रहे हैं, मैं ठप्पा मार के बोलता हूँ, मतलब कि कहते हैं ना मुहर लगा के स्टैंप लगा के बोलता हूँ आपको नहीं आने वाला केमिस्ट्री, आप लिख के रख लीजिए, आप केमिस्ट्री में नहीं कुछ कर पाओगे। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ मेरे डाउट सेशन लोगे और जो मैं होमवर्क देता हूँ पूरा होमवर्क मेरे को भेजोगे तो आप 101% केमिस्ट्री बेस्ट हो जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो 2 स्ट्रक्चर और देता हूँ होमवर्क के लिए आपको, ये 2 स्ट्रक्चर है जो आपको होमवर्क दिया हूँ, इन दोनों का मेरे को नाम बताइएगा, व्हाट्सएप करके भेजिएगा फोटो कि सर इसका नाम ये होगा, इसका नाम ये होगा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, मैं देखूंगा, ठीक है। चलिए इसको होमवर्क के तौर पे लीजिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स अब इसको रफ करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड, थोड़ा सा CX बॉन्ड यानी अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं, CX बॉन्ड, जो भी CX बॉन्ड इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा नेचर ऑफ CX बॉन्ड, राइट। अब इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये हो गया CX। अच्छा ये X क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मैंने जैसे बताया था कुछ 4 चीज याद रखनी है। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने बताया था जो इलेक्ट्रो, इसमें आप बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन क्या होगा। हम कहें कि ये भाई ये हमने कहा था कि हेलोजन के पास क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है जिससे वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना, ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच के स्टेबल होना चाहेगा। मतलब कि जब भी ऐसा कोई एलिमेंट
कार्बन के साथ जोड़ता है, जब भी ऐसा कोई एलिमेंट कार्बन के साथ जोड़ता है जो इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो उस पे याद रखिएगा, उस पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है जिसको हम कहेंगे डेल्टा नेगेटिव। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जब भी कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जब भी कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब भी कार्बन के साथ अटैच होता है, कार्बन के साथ क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर कार्बन के साथ अटैच होता है कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने, अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसलिए इसके पास क्या हो जाएगा? स्लाइट नेगेटिव चार्ज। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन को कार्बन एटम से आकर्षित कर रहा है अपनी ओर, तो ये क्या हो जाएगा? स्लाइट पॉजिटिव। ठीक है, और अच्छे से समझाते हैं। कार्बन, अब देखिए हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड कार्बन का इधर, एक बॉन्ड कार्बन का इधर, और हाइड्रोजन कार्बन का एक बॉन्ड इधर, एक और बॉन्ड कार्बन का रहेगा। लेकिन चूंकि ये एक्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इसके पास पहले से कितना प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद पहले से 7 प्रेजेंट है। इसको एक और चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहेगा, इस इलेक्ट्रॉन को कार्बन एटम से अपनी ओर खींचना चाहेगा। जब ऐसा चाहेगा तो ये इसको अपनी ओर खींचना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन को कार्बन एटम से कोशिश करेगा दूर ले जाने का। क्या करेगा? कोशिश दूर ले जाने का। तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके का नहीं बनता, मैं बताता हूँ क्या करेगा कोशिश। ये हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम्स के इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाने की कोशिश करेगा। तो कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए यहाँ पे, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ ले जाएगा? यहाँ पे अपने पास। जितना अपने पास लाएगा उतना ही स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये कोशिश करेगा कि कार्बन एटम को किस तरीके से हथियाएं। ये कोवेलेंट बॉन्डिंग यहां हुआ, और आपका कार्बन इससे भी बनाएगा, सबसे बनाएगा, और इससे भी बनाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन खींच ले गया, इसका इलेक्ट्रॉन खींच के ले गया। तो इसके पकड़ से इसका क्या हो जाएगा? जब इसके पकड़ से निकल रहा है तो ये भी बचाने की कोशिश करेगा, तो ये भी क्या करेगा? शेयर कर लेगा इसके साथ। लेकिन इसका ये स्ट्रक्चर, इसका ये जो शेप है सर्किल होना चाहिए, तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के कारण क्या हो रहा है? इसका शेप इस तरीके से ओवल की तरह पूछा जा रहा है। क्यों आ रहा है? क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या कर रहा है? इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इससे निकाल रहा है। पूरा तरह खींचा नहीं है, नहीं तो यहाँ पे माइनस साइन होता। पूरी तरीका खींचा नहीं है, नहीं तो माइनस साइन होता। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसको क्या करेगा? खींच लेगा। तो यहाँ पे स्मॉल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यहाँ पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसके साथ भी बॉन्डिंग इसी तरीके से हो जाती है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है तो एकदम अच्छे से बताया जाता है। ठीक है, ये CH3X यानी अल्काइल हैलाइड का एक स्ट्रक्चर है, जहां पे X क्या करेगा? यानी हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन के लिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो इसका शेप इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना मालूम पड़ता है, ये अच्छे से आया आपको। ठीक है, दूसरी बात हम क्या करते हैं, ये तो आपको अभी मालूम चला डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस क्यू आया। और दूसरी बात हम करते हैं क्या? अब ध्यान से देखिए, इस X की फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 की बात करते हैं। इनमें क्या कॉमन है? इनमें ये कॉमन है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें भी 7 होते हैं, इसमें भी 7 होते हैं, इसमें भी 7 होते हैं, इसमें भी 7 होते हैं। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे करेंगे, ये ऊपर से नीचे फ्लोरीन सबसे टॉप पे होता है, आयोडीन बॉटम पे होता है। तो जैसे ही हम टॉप टू बॉटम टेबल में जाते हैं, पीरियोडिक टेबल के टॉप टू बॉटम में जाते हैं, आउटर मोस्ट शेल की संख्या बढ़ने लगती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, सबसे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 7 ही रहने वाला है। लेकिन अगर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 9, तो इसका क्या होता है? आप बताइए, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यानी 17। यानी जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 7, इसका क्या हो गया? 17, यानी 287। क्या हो गया? 287। और आउटर मोस्ट शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक शेल बढ़ गया। ऐसे यहाँ भी एक शेल बढ़ जाएगा, एक शेल बढ़ रहा है, एक शेल बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा? अगर इसका शेप इस तरीके का है, तो इसका शेप 3 शेल के कारण इस तरीके का हो जाएगा। इसी तरीके से इसका
और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, मतलब कि ये शेल बड़ा होते जा रहा है। फ्लोरीन में 2 शेल था, क्लोरीन में 3 सेल आए, ब्रोमीन में 4 सेल और फिर आयोडीन में 5 सेल। इस तरीके से उसका साइज बड़ा होते जा रहा है। अब चूंकि साइज बड़ा होते जा रहा है तो याद रखिएगा जब भी साइज बड़ा होता है ना तो बॉन्डिंग बहुत लंबी बनाता है कार्बन से। जैसे कि अगर फ्लोरीन की बात करें, इसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन तो 7 है, लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल का साइज थोड़ा कम है। तो जब लेट अस सपोज ऐसा कैलकुलेट किया गया था कि अगर कार्बन के साथ अगर फ्लोरीन आता है तो ये क्या है, इसका जो बॉन्ड है लगभग हम ऐसे मानते हैं कि लेट अस सपोज कि 136 पिकोमीटर है। वही अगर यही कार्बन क्लोरीन के साथ अगर बॉन्ड बनाता है तो आएगा 146 पिकोमीटर। जस्ट ये कोई मतलब कि ये एज्यूम्ड वैल्यू है आपको समझाने की। यही अगर ब्रोमीन के साथ बनाता है तो ये आ जाएगा 166 पिकोमीटर। कोई फिक्स नहीं है, लंबा बॉन्ड चलते जाएगा। मतलब कि CCl जितना ज्यादा आपका आउटर मोस्ट शेल बढ़ेगा उतना ज्यादा उस कार्बन और ब्रोमीन के बीच बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी। और इसका कारण भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जितना ज्यादा शेल बढ़ेगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बढ़ते जाएगा। जैसे मैंने कहा था लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, वैसे ही टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। यानी जितना नीचे जाएगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाएगा, उतना कार्बन के एटम को और खींचने की कोशिश करेगा, उतना कार्बन के एटम को और खींचने की कोशिश करेगा और उसका शेप बिगाड़ कर रख देगा। ऐसे 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 जैसे मैंने बताया था ना, कार्बन और एक्स, इसका शेप इलेक्ट्रॉन को खींचते ले जाएगा अपने पास, खींचते ले जाएगा। कभी क्या था, जब फ्लोरीन था तो कार्बन और फ्लोरीन के बीच इतना था। यही अगर आपका आयोडीन ले ले तो कार्बन और आयोडीन यहाँ समझिए, ये तो इधर से इसका शेप बिगाड़ डालेगा। ठीक है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और यही इसके बीच का लेंथ कहलाता है। फ्लोरीन के साथ तो इतना है, ये आयोडीन के साथ इतना हो जाएगा। ऐसे आप कॉपी में मत दिखाएगा, कॉपी में तो आपको ऐसे ही बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा किस तरीके से आपका लेंथ। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाते हैं बॉन्ड लेंथ क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बॉन्ड लेंथ की बात हम टॉप टू बॉटम में सबसे पहले करते हैं, लेफ्ट टू राइट जब मौका आएगा तब किया जाएगा। ठीक है, तो समझ में आता है जो बताया हूं मैं। CX के बीच के बॉन्ड का नेचर। सबसे पहले मैंने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे आती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैसे आती है। अब टॉप टू बॉटम देखिए, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, उतना जल्दी स्टेबल होने की कोशिश करेगा हेलोजन एटम। ये एकदम अच्छे से याद होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जस्ट इसके बाद का। अब हम पढ़ेंगे कैसे हम कैसे अल्काइल हैलाइड को प्रिपरेशन करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपका जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, हर जगह पूछा जाता है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से हमें अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कराना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, राइट। अब अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे करें, सबसे बड़ी बात ये आती है, बताते हैं कैसे करते हैं। अच्छा देखिए, अब अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे होगा। इसमें दो तरह के आते हैं, लेकिन सबसे मुख्यतः क्या आता है, इसमें हमें दो चीज पढ़ना है। सबसे पहला क्या पढ़ना है, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से कैसे हम अल्काइल हैलाइड बनाएंगे स्टार्टिंग में, आगे तो और भी चीजें से पढ़ना है, लेकिन अल्काइल हैलाइड बेसिकली हम जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं वो अल्कोहल से और दूसरा हाइड्रोकार्बन से, यानी अल्केन या एल्कीन। ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ये इनिशियली है मेरा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अल्कोहल से हम बनाएंगे और हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे, आगे और भी चीजों से बनाएंगे, लेकिन अभी मुख्यतः दो चीजों की बात करते हैं, अल्कोहल। और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या है मालूम है आपको, अल्कोहल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं। एक चीज मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया हूं तो देख लीजिए। ये अगर लेट अस सपोज कोई अल्काइल ग्रुप ऐसे अटैच है, आर को अल्काइल ग्रुप मानते हैं और CHX है, अगर ये अटैच्ड है तो हम कहेंगे सर ये तो अल्काइल, ऑब्वियसली बात है अल्काइल हैलाइड है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि C के साथ एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है,
C के साथ एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, बराबर, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 हमने इसको माना, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम इसको नॉर्मल भाषा में क्या कहेंगे, इसको नॉर्मल भाषा में क्या कहेंगे, इसको नॉर्मल भाषा में इसको हम क्या कहेंगे, लेट अस सपोज ये x है तो 1 हेलो, नॉर्मल जनरल भाषा की बात कर रहे हैं, 1 हेलो, और लेट अस सपोज कि ये R आपका CH3 है, R क्या है CH3 क्या हो जाएगा 1 हेलो, 2 का क्या होता है इथेन, 2 का क्या होता है इथेन, 1 हेलो इथेन, डैश दे दीजिएगा, 1 हेलो इथेन, ये हुआ नाम, ठीक है। अब इसको ये भी कहेंगे कि अगर ये एक अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, अगर ये एक अल्काइल ग्रुप यानी ये कार्बन एटम सिर्फ और सिर्फ CH3 से अटैच्ड है, बाकी 2 जगह हाइड्रोजन से अटैच्ड है, तो इसको हम लिखते हैं 1 डिग्री, क्या लिखते हैं 1 डिग्री, याद रखिएगा इसको लिखते हैं हमेशा 1 डिग्री, यानी इसको हम बोलते हैं, ये डिग्री है 1 डिग्री, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी हेलो इथेन, प्राइमरी हेलो इथेन, ठीक है, प्राइमरी या हेलो इथेन नहीं बोलते, इसको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप से, यानी एक ही मिथाइल है, एक ही अगर प्रोपाइल होगा तो प्रोपाइल है, एक ही इथाइल होगा तो इथाइल है, एक ही अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है। अगर यही H की जगह हमने CH3 इसको कर दिया तो ये 2 अल्काइल ग्रुप से प्रेजेंट हुई हो जाएगा आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, क्या हो जाएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और इसका क्या हो जाएगा 2 डिग्री, और इसका नाम भी अलग हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 1 2 1 2, तो अब क्या हो जाएगा 1, बताइए क्या होगा 1 हेलो 1 1 डाई मिथाइल, और क्या होगा 2 है तो इथेन, ये इसका नाम होगा, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, सेकंड डिग्री, ये क्या है सेकंड डिग्री। यही अगर H की जगह CH3 यहां भी आ जाए तो क्या हो जाएगा टर्शरी, टर्शरी क्या हो जाएगा टर्शरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ये थर्ड डिग्री से जाना जाएगा, ठीक है, थर्ड डिग्री से जाना जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 1, कहीं गलत तो नहीं लिखे हैं, सॉरी ये तो 1 मिथाइल होगा, सॉरी ये 1 मिथाइल होगा, डाई मिथाइल नहीं होगा, ये क्या होगा 1 मिथाइल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन एटम अटैच था, जब ये खाली हाइड्रोजन था तो एक कार्बन एटम अटैच था, लेकिन अब 2 कार्बन एटम है, 1 1 डाई मिथाइल, 1 हेलो 1 1 डाई मिथाइल, ये टर्सरी का है भाई, यह कनेक्ट कर लेना, डाई मिथाइल इथेन, ये तब है जब तीनों कार्बन एटम, जब एक खाली हाइड्रोजन एटम था और 2 कार्बन एटम है, तो 1 हेलो, 1 पे हेलो है, 1 मिथाइल होगा, ये डाई मिथाइल गलती से लिख दिया था, 1 मिथाइल होगा और इथेन होगा, और जब टर्सरी कार्बन एटम होगा तो 1 1 डाई मिथाइल इथेन, इसका नाम क्या होगा टर्सरी अल्काइल हैलाइड। और यही अगर X को हम चेंज करके Cl लिख देना तो ये किसका स्ट्रक्चर है मालूम है, ये स्ट्रक्चर है मेरा क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, वह बेहोशी की दवा होती है जो आप लोग पिक्चर में देखते होंगे, ऐसे करके किसी को बेहोश कर दिया जाता है, भाई एक शीशी में क्लोरोफॉर्म लिया जाता है, किसी को भी बेहोश कर दिया जाता है सुंघा के, राइट, वो यही है सी टर्शरी अल्काइल हैलाइड, एक्स की जगह बस Cl रिप्लेस करना है आपको, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आगे सब मैं बताऊंगा, आगे सब बताना है, लेकिन धीरे धीरे आपको अच्छे से बताऊंगा, आप लोग जानते रहिए, ये बताना जरूरी था, प्राइमरी टर्सरी सेकेंडरी, आपको किताब में लिखा देखते हैं तो कहेंगे कि सर आपने ये तो पढ़ाया नहीं, तो भाई इसमें कुछ है नहीं, बस इतना जान लीजिए कितना कार्बन एटम इसमें अटैच्ड है, राइट। अब आगे बात करते हैं अल्कोहल से कैसे प्रिपरेशन करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर फ्रॉम अल्कोहल, राइट, चलिए देखते हैं। फ्रॉम अल्कोहल, हेडिंग डाल लीजिए फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, अल्कोहल का क्या आपका स्ट्रक्चर क्या होता है कि कोई भी अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा OH, उसको क्या कहेंगे अल्कोहल कहेंगे। अब अल्कोहल से कैसे बनाना है लिखिएगा, अल्काइल हैलाइड्स, नोट लिखिएगा नीचे, मतलब कि पूरा लिखिएगा, अल्काइल हैलाइड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स, अल्काइल हैलाइड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल by adding any concentrated
any concentrated any concentrated any concentrated any concentrated halide acid मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, तो इस सब का जो भी एसिड है, मतलब कि जैसे हालाइड एसिड है मतलब कि HCl हो गया आपका, ठीक है। जो भी इस तरीके का एसिड है, हालाइड एसिड जो भी कंसंट्रेटेड है, उसके साथ हमको अल्कोहल का क्या करना है, ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ZnCl2, in the presence of the catalyst ZnCl2 for for primary and secondary 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 alcoholic compound यही अगर आपका R3 आ गया तो आपको ZnCl2 का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही हाथ सीसी में मिलाने से ही हो जाएगा। वो मैं बताता हूँ आपको, पहले तो जितना लिखा है उसका मतलब समझिए। हमें अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करना है, ठीक है, ये हम मानते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, एक अल्कोहल लेना, अल्कोहल से प्रिपरेशन करना है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अल्कोहल लेंगे। ये लिया हमने अल्कोहल ROH प्लस हमें कोई भी हालाइड कंसेंट्रेटेड हालाइड एसिड लेना है तो हम HCl ले लेते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ये ZnCl2 क्या करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट क्या करता है, कोई भी रिएक्शन अगर लेट अस सपोज 2 मिनट में होने वाला है, अगर हम कैटलिस्ट डाल देंगे उस रिएक्शन में तो ये 2 मिनट के जगह 2 सेकंड में हो जाएगा। तो कैटलिस्ट क्या करता है, अगर नोट करना है तो लिख लीजिए, कैटलिस्ट increases the speed of the reaction, catalyst increases the speed of the reaction। चलिए अब ये क्या करेगा ध्यान से देखिए, ये क्या करेगा ध्यान से देखिए। ये जो अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, जब भी इसके साथ रिएक्शन करेगा तो याद रखिएगा ये क्लोरीन, अब चूंकि हमने पहले ही बताया था कि जब भी इस तरीके का ग्रुप जुड़ता है तो इसमें कार्बन पे हमेशा क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव आता है, डेल्टा निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाता है, क्योंकि ये बड़ा एटम है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, क्या ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अटैक करने की कोशिश करेगा? ऑब्वियस सी बात है, अटैक करने की कोशिश करेगा और इस बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ देगा। ये अटैक करेगा, इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अटैक करने की कोशिश करेगा, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करेगा। याद रखिएगा जब भी ऐसा एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, अगर वो बहुत बड़े एटम के साथ जुड़ जाता है तो हमेशा याद रखिएगा तो जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है बड़े वाले एटम के पास हो जाती है, और जिसके कारण जिसके पास 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होता है उस पर क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे के पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आप कहेंगे सर OH इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे हुआ? भाई ये इसका एटम मिलाओगे तो बहुत बड़ा आएगा, तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हम कहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव Cl पे अटैक करेगा, ठीक है, एकदम सही, कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये जब अटैक करेगा तो यहाँ से कंपाउंड बनेगा RCl प्लस H2O, HOH या H2O दोनों एक ही चीज है। ये रिएक्शन हुआ आपका। अल्कोहल से किस तरीके का बना मेरा, अल्काइल हैलाइड, ये हुआ अल्कोहल से प्रिपरेशन, ठीक है। तो साफ साफ लिखिएगा ROH, ऐसा नहीं लिखिएगा ROH प्लस HCl in the presence of ZnCl2 RCl प्लस H2। इस तरीके का रिएक्शन आपको लिखना आना चाहिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, आगे के रिएक्शन में चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं एकदम। ये सारे रिएक्शन आपको मुंह जवानी याद होना चाहिए। वहाँ पे आप लैब में एग्जाम हॉल में बैठ के एक्सपेरिमेंट तो नहीं करोगे टेस्ट ट्यूब में, राइट। चलिए दूसरा ROH, जो मैं लिखा रहा हूँ एकदम याद रखिएगा, NaBr प्लस H2SO4, ठीक है। ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, याद रखिएगा, ये जब रिएक्शन करेगा तो हमेशा याद रखिएगा इस तरीके के रिएक्शन में हमें क्या बनाना है, अल्काइल हैलाइड AlKaYl वाला,
अकाइल में उसको स्प्लिट दिया COX वाला, बार बार आपको बता चुके हैं वो सब नहीं होता। अल्काइल हैलाइड R किसके साथ बनाएगा, सबसे पहले क्या निकालिए R Br के साथ बनाएगा, फिर Na। अब एक एक चीज बताता हूँ, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये आपका क्या हो जाएगा, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये आपका डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, ये डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इसका एटम बड़ा है H2 से। R किस पे अटैक करेगा, Br पे, RBr हो गया। अब ये किस पे अटैक करेगा, Na। अगर H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाए तो इसका कुछ इस तरीके का बनता है, H S, ठीक है, SO4। अभी O4 का 4 ऑक्सीजन होते हैं यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा 4 ऑक्सीजन होते हैं। यानी अब क्या करेगा, ये भी एक तरीके का डेल्टा पॉजिटिव ही है, ये भी एक तरीके का डेल्टा पॉजिटिव क्योंकि इससे अटैच्ड है। तो ये Na क्या करेगा, एक HSO4 लेके चला जाएगा, एक HSO4 लेके चला जाएगा, ठीक है। आपको रिएक्शन याद रखना है, अब चूंकि हम डिटेल में नहीं बताएंगे तो ये आपका एग्जाम पास है, ठीक है। तो याद रखिएगा Na एक HSO4 लेके चला जाएगा तो बनेगा NaHSO4 प्लस एक हाइड्रोजन इसका बचा, वो H2 इसके साथ आ जाएगा और यहाँ पे O है ROH, H2HOH हो जाएगा, ये H2। R इसका R Br के साथ सबसे पहले निकालिए, फिर सोडियम NaHSO4 प्लस यहाँ का H बचा और HOH यानी H2O या HOH। ये रिएक्शन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ आपको एकदम अच्छे से मालूम होना चाहिए। चलिए इसको भी रफ कर देते हैं। तीसरा रिएक्शन लिखते हैं, तीसरा रिएक्शन लिखते हैं, वो क्या है, ROH प्लस ROH प्लस PCl5, ROH प्लस PCl5, ROH प्लस PCl5, ये क्या हो जाएगा भाई। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, मेरे को बताइए क्या निकालना है, मेरे को बताइए क्या निकालना है, बताइए क्या निकालना है। मेरे को निकालना है RCl, हमेशा RCl निकालना है प्लस, क्योंकि हमको अल्काइल हैलाइड निकालना है, बाकी बचे हमें क्या मालूम। फिर ये Cl4 बचा, PO यहाँ से आ जाएगा POCl4, आपको याद रखना है, प्लस POCl4 और कुछ आएगा क्या, POCl4 प्लस POCl4, Cl4 आएगा क्या, नहीं यार ऐसा नहीं होगा, POCl4 कुछ नहीं होता, POCl3 आएगा, याद रखिएगा। और प्लस इसका एक H बचा और इसका Cl बचा प्लस HCl। ये रिएक्शन होता है, करके देखा गया तब ऐसा मालूम चला। अब हम इसमें नहीं जाएंगे तो क्योंकि कैसे हुआ रिएक्शन, हम इसमें नहीं जाएंगे, रिएक्शन कैसे हुआ आपको रिएक्शन याद रखना पड़ेगा। ROH प्लस PCl5 RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये हमको मिला, ठीक है, ये हमको मिला, एकदम अच्छे से याद रखिएगा, ये हमको क्या हुआ है, मिला है। अब एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अल्कोहल में कि हाउ वी ऑब्टेन प्योर अल्काइल हैलाइड, हाउ वी ऑब्टेन प्योर अल्काइल हैलाइड। सबसे पहले क्वेश्चन डालिएगा, हाउ वी ऑब्टेन, क्या लिखने के बाद हाउ वी ऑब्टेन प्योर अल्काइल हैलाइड, कैसे ऑब्टेन होगा हमको प्योर अल्काइल हैलाइड, तो ऐसे ऑब्टेन होगा, लिखिएगा नीचे, नीचे लिखिएगा, वी विल ऑब्टेन द प्योर अल्काइल हैलाइड, we will obtain the pure alkyl halide by reacting the alcohol with thionyl chloride, by reacting the alcohol with thionyl chloride, by reacting the alcohol with thionyl chloride, by reacting the alcohol with thionyl chloride। इतना समझ में आता है आपको। अब कहेंगे सही thionyl chloride क्या है भाई, SOCl2 को हम क्या बोलते हैं, thionyl chloride, SOCl2 को क्या बोलते हैं, thionyl chloride। जब भी हम अल्कोहल को SOCl2 के साथ हम जोड़ते हैं, रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, क्या बनेगा, RCl, सबसे पहले अलग कीजिए, RCl प्लस याद रखिएगा HCl, HCl, RCl, RCl, HCl प्लस और क्या बनेगा बताइए, बताइए जल्दी, RCl, HCl गया, बचा क्या, SOO यानी S। सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है, RCl प्लस HCl प्लस SO2 ये बनेगा। और जब भी पूछा जाए कि सर
कि हाउ टू ऑब्टेन द प्योर अल्काइल हैलाइड, तो ये बनेगा। आप कहेंगे सर ये क्या है, ये दोनों गैस है भाई, ये दोनों आराम से एस्केप कर जाएंगे, ये दोनों गैस है। बाकी जो हमने बनाया था वो सब गैस नहीं थे, लिक्विड फॉर्म में थे, ये दोनों गैस है, ये अपने आप एस्केप कर जाएंगे। जब एस्केप कर जाएंगे तो हमको मिला क्या, प्योर अल्काइल हैलाइड। तो ये वाला हमेशा याद रखिएगा प्रिपरेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड में, हाउ वी ऑब्टेन प्योर अल्काइल हैलाइड। तो जब भी ये आपको एक एक चीज रिएक्शन याद करना है। क्यों याद करना है, क्योंकि जब भी आप रिएक्शन करते हो तो वहां पे हम टेस्ट करते हैं टेस्ट ट्यूब में कि भाई क्या हमको मिल रहा है। हम एग्जाम में बैठ के टेस्टिंग करना नहीं आए, हमको याद करना है और आंसर सही लिखना है। ROH प्लस SOCl2, RCl प्लस HCl प्लस SO2, ये आपको याद रखना है। और ये दोनों गैस के फॉर्म में उड़ जाएंगे, बचेगा हमको RCl जो कि प्योर अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब आगे हम देखते हैं कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन कैसे ऑब्टेन होता है। ठीक है, इसको थोड़ा रफ करते हैं। हाइड्रोकार्बन से हमको अल्काइल हैलाइड कैसे मिलता है देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब क्या है, अब हम करेंगे अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन किससे, हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में भी आपको अल्कीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्केन से नहीं। फिर भी अल्केन एक बार बता देते हैं कि अगर हाइड्रोकार्बन में अल्केन के साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हो, अगर अल्केन के साथ प्रिपरेशन करते हो इसमें ज्यादा चांस कम है आने की, ज्यादा चांस कम है, मतलब कि कम चांस है आने की। तो अगर लेट अस सपोज कोई भी आर है, ठीक है, कोई भी आर है, या हम सिंपल मान लेते हैं ये CH3 CH2 CH2 CH3, अगर प्लस ये प्लस ना करें, हम क्या करेंगे, इसको या Cl2 को Cl2 या Br2 के प्रेजेंस में हम अल्ट्रा वायलेट रेस दे देते हैं, यानी अल्ट्रा वायलेट रेस यानी सूर्य की किरण अगर दे देते हैं तो ये दो तरह का कंपाउंड बनाता है। या तो ये बनाएगा CH3 CH2 CH2 CH, अगर Cl है तो Cl, या Br बनाएगा प्लस, या CH3 CH2 CH Cl CH3। ठीक है, दोनों में से कोई एक बनाएगा। ठीक है, और वैसे इसका जो बनने का टाइम है ना वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा धीरे धीरे बनेगा, इसलिए इसको हम प्रिपरेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड के लिए बहुत कम यूज करते हैं, ना के बराबर यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको हम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन भी बोलते हैं, नीचे लिख लीजिएगा इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री, कभी कभी पूछता है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन क्या है, तो यही है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, यही है मेरा फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। क्या है भाई, आपका जो कोई भी अल्काइल कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके आप क्लोरीन या ब्रोमीन के क्लोरीन या ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में आप एज ए कैटलिस्ट तरह से यूज करके अल्ट्रावायलेट रेस के साथ आप क्या करोगे, इसको पास करा दोगे, इसको हीट करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेस के साथ। तो क्लोरीन या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए C या तो इसके साथ यहाँ पे आएगा, ठीक है, या यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आएगा, ठीक है, या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा, दोनों में से एक जगह आएगा, या तो फर्स्ट कार्बन पे आएगा तो सेकंड कार्बन पे आएगा, ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो ये अल्केन से प्रिपरेशन था आपका अल्काइल हैलाइड। ये क्या बन गया आपका, ये पूरा पूरा अल्काइल बन गया, और ये क्या है, हैलाइड। तो ये अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन फॉर्म अल्केन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई अल्कीन से। अल्कीन से कैसे प्रिपरेशन होता है ये एकदम अच्छे से याद रखिएगा। अल्कीन वाला, ये फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन वाला भी याद रखिएगा, इसका नाम कहते हैं अल्केन से अगर प्रिपरेशन जो होता है उसको फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन का नाम देते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन Cl2 या Br2, और हम अल्ट्रावायलेट रेस यूज करते हैं हीटिंग के लिए, या इसको हीट देते हैं कि जिससे ये रिएक्शन करना शुरू करे। तो इस केस में हम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं अल्कीन से। अल्कीन से बड़ा जबरदस्त रिएक्शन आता है। इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हैलाइड एसिड हैं, कंसंट्रेटेड हैलाइड एसिड, यानी HX, अब X की जगह Cl रख लो तो HCl हो जाएगा, HF रख दो तो HF हो जाएगा, HBr रख दो तो HBr हो जाएगा, कुछ भी आप रख सकते हैं। अब हम अल्कीन को लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, और जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं HX तो क्या बनेगा, जब भी हम इसका रिएक्शन कराते हैं, याद रखिएगा ये इसका क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन होता है तो स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव होता है।
ये क्या करेगा, इसके डबल बॉन्ड पे जाके अटैक करेगा। इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को पेयर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इसके डबल बॉन्ड पे जाके अटैक करेगा और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना देगा। और जाके जब डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा जाके किसी एक में से अटैच हो जाएगा। हम इसको अटैच कर देते हैं ऐसे, किसी एक में अटैच एक्स हो जाएगा और ये एच जो है जाके इसमें अटैच हो जाएगा। एच जो जाके इसमें अटैच हो जाएगा, इस डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, एच। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन वाला कंपाउंड बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। एक्स के जगह आप ClBr कुछ भी रख सकते हैं। डबल बॉन्ड में जब HX डालेंगे तो इस तरीके का आपको क्या देगा, रिएक्शन देगा। अब आगे की बात करते हैं। अल्कीन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अल्कीन की। अब देखिएगा, हम एक कंपाउंड लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर हम इसमें HX का कोई भी चीज ले लेते हैं, जैसे HX यानी HCl HI HBr कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका रिएक्शन जब कराएंगे तो क्या आएगा मालूम है, इसका रिएक्शन करेंगे तो दो कंपाउंड बनेंगे। सबसे पहले क्या करेगा ये X, इसके डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। याद रखिएगा, जब भी इस तरीके का रिएक्शन होता है, कहीं भी डबल बॉन्ड होता है, तो अल्कीन के केस में डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाता है। तो ये आ जाएगा CH3 CH2, ये हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच हो जाएगा, CH के साथ, CH2 CH2X, या तो ये आ जाएगा, या CH3 CHX और CH3, ये वाला H यहाँ पे अटैच हो जाएगा, दोनों में से एक आएगा। और ये भी रिएक्शन के दौरान ये मालूम चला, ये पता चला है कि ये माइनर में आता है, मतलब ये बहुत कम प्रोड्यूस होता है, ज्यादा ज्यादा ये वाला प्रोड्यूस होता है, मेजर। ठीक है, ये रिएक्शन करने वाला ये वाला मेजरली प्रोड्यूस होता है अल्कीन। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी रफ कर देते हैं। अब आगे बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे जो मैं बात करने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट 4-5 स्टार डाल लीजिएगा उसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू डिटेक्ट डबल बॉन्ड, हाउ टू डिटेक्ट डबल बॉन्ड, हाउ टू डिटेक्ट डबल बॉन्ड इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाउ टू डिटेक्ट डबल बॉन्ड इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेडिंग डालिए इसके नीचे, अल्कीन के नीचे, हाउ टू डिटेक्ट डबल बॉन्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे हम डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, कैसे डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो लिखिएगा ये आपका हो गया अल्कीन। इसको जब हम Br2 यानी ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन CCl4 क्या हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ Br2, इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा आपका एजेंट है, कौन सा आपका रिएक्शन एजेंट है, रिएजेंट है, ये है मेरा CCl4, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये क्या आपको बनेगा CC, Br यहाँ पे अटैच हो जाएगा, Br यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कंपाउंड बनेगा ये रेडिश ब्राउन इन नेचर होगा, रेडिश ब्राउन इन कलर होगा, और ये इंडिकेशन देगा कि ये C2H2Br2 इसका नाम हो गया, बताइए नाम क्या हो गया, पॉज कीजिए, नाम बताइए, नाम कमेंट में होना चाहिए यूट्यूब के, याद रखिएगा, यूट्यूब के कमेंट में देखता हूँ, मेरे को यूट्यूब के कमेंट में चाहिए कि आप जो बोला हूँ कि आपका नाम याद, आपने नाम लिखा है कि नहीं। क्या हो जाएगा, 1,2-डाई-ब्रोमो, 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 1,2-डाई-ब्रोमो इथेन, 1,2-डाई-ब्रोमो इथेन होगा, बिल्कुल होगा, 1,2-डाई-ब्रोमो इथेन, ठीक है। ये रेडिश ब्राउन इन कलर होता है। नाउ नीचे लिखिएगा, ऐसे एरो करके लिखिएगा, या नीचे आप ऐसे एरो करके लिखिएगा, जैसा भी हो, कि दिस इंडिकेट रेडिश ब्राउन कलर इंडिकेट, रेडिश ब्राउन कलर इंडिकेट, रेडिश ब्राउन कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ
द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आपको पूछे कि हाउ कैन वी डिटेक्ट द डबल बॉन्ड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये रिएक्शन लिखिएगा, बताइएगा कि जब भी हम CCl4 के प्रेजेंस में एज ए एजेंट के प्रेजेंस में जब हम Br2 के साथ डबल किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं और वो मेरा रेडिश ब्राउन इन कलर आता है, तो हम समझ जाएंगे कि ये मेरा डबल बॉन्ड है। नहीं आता है तो डबल बॉन्ड नहीं है। ये एक टेस्टिंग का तरीका है, क्राइटेरिया है। चलिए आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब दो बहुत महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं। एकदम ध्यान लगा के अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिएगा। ये आता है आपके एग्जाम्स में बहुत, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे जेईई मेंस हो। पहला लिखिएगा फिंकल-स्टेन रिएक्शन। क्या? फिंकल-स्टेन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन का नाम है फिंकल-स्टेन रिएक्शन। नीचे नोट डाल के लिखिएगा, नीचे नोट डाल के लिखिएगा ऐसे, या जैसे जो भी पॉइंट आपको लिखना हो लिखिएगा नीचे। इन फिंकल-स्टेन रिएक्शन, इन फिंकल-स्टेन रिएक्शन preparation of alkyl iodide takes place, preparation of the alkyl iodide takes place। ठीक है, अब नीचे रिएक्शन देखिएगा। फिंकल-स्टेन रिएक्शन क्या है? फिंकल-स्टेन रिएक्शन क्या है? नाम अच्छा से याद होना चाहिए। ठीक है, फिंकल-स्टेन रिएक्शन क्या है? आप क्या कीजिएगा, Rx प्लस सोडियम आयोडाइड, इसके साथ रिएक्शन कराना है, फिंकल-स्टेन रिएक्शन। आप कहेंगे सर X भी कुछ भी हो सकता है, तो नहीं, X सिर्फ होना चाहिए क्लोरीन या ब्रोमीन, उसके अलावा कुछ नहीं। Cl और Br, ना तो फ्लोरीन होगा ना आयोडीन होगा, सिर्फ और सिर्फ Cl Br। ये फिंकल-स्टेन रिएक्शन है, याद रखना है आपको। Rx में XCl होगा या Br होगा, और सोडियम आयोडाइड के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो याद रखिएगा आयोडीन चला जाएगा अल्काइल ग्रुप के पास और हैलोजन आ जाएगा सोडियम के पास। ये आ जाएगा इसके पास, ये चला जाएगा इसके पास, तो ये रिएक्शन आएगा Ri प्लस NaX, Ri प्लस NaX, याद रखिएगा Ri प्लस NaX। क्योंकि अब थोड़ा सा रिएक्शन का बता दूं आपको कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बॉन्ड पे अटैक करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वाला आयोडीन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा R के साथ, तो Ri प्लस NaX। तो ये फिंकल-स्टेन रिएक्शन याद रखिएगा जो भी मैंने बताया है, और X सिर्फ यहाँ पे Cl और Br होगा। तो फिंकल-स्टेन रिएक्शन यही हो गया आपका Rx प्लस NaI, Ri प्लस NaX। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है। अच्छा, इस रिएक्शन को हम कभी कभी बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कभी कभी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। आई, ये Cl या Br, क्लोरीन या ब्रोमीन, आयोडीन से एक्सचेंज हो रहा है, तो हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब आगे आते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन में। किस पे आते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन। ये रिएक्शन याद रखिएगा, पूछा जाता है, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन वही चीज कीजिएगा, यहां पे एक पॉइंट डालिएगा, लिखिएगा इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड इज प्रिपेयर्ड, अल्काइल फ्लोराइड इज प्रिपेयर्ड, अल्काइल फ्लोराइड इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, अब नीचे रिएक्शन लिखिएगा Rx, यहाँ पे X Cl या Br ही है, उसके अलावा कुछ नहीं, क्लोरीन या ब्रोमीन, प्लस हम पहले लेते हैं AgF, AgF। ये जब रिएक्शन कराएंगे याद रखिएगा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑब्वियस सी बात है, ये Ag2 प्लस होता है और ये X माइनस, इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा, यहाँ से जाके अटैच हो जाएगा। ये भी क्या है आपका, रीअरेंजमेंट ऑफ हैलोजन, मतलब कि यहाँ पे हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, और ये फ्लोरीन कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे। स्वार्ट्स रिएक्शन यही होता है, ये क्या हो जाएगा, ये Rf प्लस AgX। R की जगह आप CH3 लीजिए, C2H5 लीजिए, जो लेना लीजिए। ये AgF की जगह हम क्या ले सकते हैं, ये एक मेटल फ्लोराइड है, इसको क्या कहते हैं, मेटेलिक फ्लोराइड। मेटेलिक फ्लोराइड हम ले सकते हैं, और उसमें भी हम मेटेलिक फ्लोराइड क्या क्या ले सकते हैं, AgF हमने ले लिया, इसके साथ हम ले सकते हैं Hg2,
Hg2F2, उसके साथ ले सकते हैं हम आपका COF2, उसके अलावा क्या ले सकते हैं, उसके अलावा हम क्या ले सकते हैं COF2, उसके अलावा हम ले सकते हैं SbF2। Sb क्या होता है, एंटीमनी, नहीं जानते तो जाके पीरियोडिक टेबल में देखिए, इसको एंटीमनी डाइफ्लोराइड बोलते हैं, सॉरी SbF3 होगा, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड SbF3। Sb का क्या होता है, एंटीमनी का +3, मतलब कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। Hg2F2, COF2, SbF3 और AgF, ये 4 चीज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और तभी ये शॉर्ट्स रिएक्शन कहलाता है। कभी कभी क्या होता है कि AgF देगा अगर Hg2F2 देगा तो आप कहेंगे सर ये तो शॉर्ट्स रिएक्शन है ही नहीं। भाई शॉर्ट्स रिएक्शन है, ये मेटलिक फ्लोराइड है, मेटलिक फ्लोराइड में चारों में से कुछ भी यूज हो सकता है, कुछ भी आपको देखे तो ये शॉर्ट्स रिएक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड खत्म होता है, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड कंप्लीट हुआ है। अभी आगे बहुत कुछ पढ़ना, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बहुत सारी कुछ पढ़नी है। ये प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड कंप्लीट हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड, यानी बेंजीन के साथ जो हैलोजन है वो जो जुड़ा है उसको कैसे हम प्रिपरेशन देखते हैं उसका। बहुत आराम से 2-3 प्रिपरेशन है, आप ध्यान से देखिए, इसको मैं रफ करता हूँ, बहुत अच्छा प्रिपरेशन है उसका, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए अब पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड, थोड़ा सा है, ध्यान से देखिएगा। इसी की जगह आप लिख लीजिए अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड तो आप जानते हैं भाई, बेंजीन, इसके साथ कोई भी हैलोजन ग्रुप, ये अराइल हैलाइड हो गया, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा इसको, एकदम ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस अराइल हैलाइड का प्रिपरेशन हमको करना है, इसे 2 तरीके से होता है, पहला फ्रॉम हाइड्रोकार्बन और दूसरा फ्रॉम अमाइन, दूसरा फ्रॉम अमाइन, ठीक है। तो पहला हम करते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसमें हम क्या लेंगे, ध्यान से लिखिएगा, इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम लिखिएगा नीचे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन के नीचे लिखिएगा, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, उसके नीचे लिखिएगा in this toluene is reacted with, बताता हूँ क्या है toluene, पहले ही बता चुका हूँ। Toluene is reacted with, in this toluene is reacted with either chlorine or bromine in presence of iron or iron third chloride, in presence of or iron third chloride in dark leads to the preparation of aryl halide। आइए देखते हैं इसको हाइड्रोकार्बन से। इसको हम बोलते हैं टोलिन, मैंने पहले भी बताया आपको, CH3, इसको बोलते हैं टोलिन, ठीक है, इसको टोलिन बोलते हैं आम भाषा में, इसलिए टोलिन का उपयोग करते हैं। वैसे अगर इसको देखना चाहें तो अगर यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 तो याद आएगा आपका क्या है, बताइए, 1 मिथाइल हेक्स 1 मिथाइल हेक्स 1 मिथाइल हेक्स 1 मिथाइल हेक्स 1 2 4 ट्राइइन, यही होगा 1 मिथाइल हेक्स 1 2 4 ट्राइइन, यही होगा, बिल्कुल होगा। आप यहां से भी गिन सकते हैं 1 मिथाइल हेक्स 1 5 and 3 ट्राई हेक्स 1 5 and 3 ट्राइइन, ये भी लिख सकते हैं, और आम भाषा में इसको टोलिन बोल सकते हैं। अब इतना बड़ा नाम कौन याद रखेगा, इसे टोलिन याद रखते हैं। ठीक है, टोलिन याद रखिएगा। अब इसका हमने किसके साथ रिएक्शन कराया, X2, ये X2 यानी ये आपका हेलोजन है, X यानी इसमें या तो क्लोरीन रहेगा या ब्रोमीन, इसका ये मतलब है ये तो या तो Cl2 रहेगा या Br2, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है।
Cl2 रहेगा या Br2। उसके बाद मैंने क्या कहा, उसके बाद मैंने कहा इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और आयरन थर्ड क्लोराइड। इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और आयरन थर्ड क्लोराइड का मतलब है FeCl3। आयरन थर्ड क्लोराइड, आयरन का थर्ड क्लोराइड, आयरन सेकंड क्लोराइड होता तो FeCl2, आयरन का सेकंड क्लोराइड। याद रखिएगा, आयरन या आयरन के थर्ड क्लोराइड एज ए आपका क्या कहते हैं, आपका एक एजेंट के रूप में प्रेजेंट है, जो कि क्या करेगा, मेरा रिएक्शन को फास्ट कर देगा। ठीक है, एक रिएजेंट के रूप में प्रेजेंट है। बहुत सारे कैटलिस्ट भी बोलते हैं उसको, एजेंट भी बोलते हैं, रिएजेंट भी बोलते हैं, तो कैटलिस्ट ग्रुप में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, रिएक्शन एकदम डार्क में होना चाहिए, अंधेरे में, डार्क में होना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, ये एक इलेक्ट्रोफिलिटिक रिएक्शन है। क्या है, इलेक्ट्रोफिलिटिक रिएक्शन है, याद रखिएगा। ये एक इलेक्ट्रोफिलिटिक रिएक्शन है, लिख लीजिएगा नीचे। इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक, स्पेलिंग लिख लीजिएगा, इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा समझते हैं। बेंजीन में जब भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है ना, तो इस बेंजीन में क्या होता है, लेट अस सपोज यहाँ पे CH3, ठीक है, और किसी चीज का रिएक्शन होता है, तो बेंजीन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है मेरा, जिसको बोलते हैं हम क्या, ऑर्थो। दूसरा पार्ट क्या होता है, मेटा, और तीसरा क्या होता है, पैरा। और ये हमेशा यहाँ पे अटैच सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के हिसाब से निर्धारित किए जाते हैं। अगर ये वाला यहाँ पे है तो उसके जस्ट बगल वाला ऑर्थो होगा, उसके जस्ट बगल वाला मेटा होगा, उसके जस्ट बगल वाला पैरा होगा। अगर यही CH3 यहाँ ना होके, अगर यही CH3 यहाँ ना होके CH3 यहाँ पे हो जाता, तो इस समय ये हो जाता ऑर्थो, उस समय ये हो जाता मेटा, इस समय ये हो जाता पैरा। क्योंकि इसका डिटेल डिस्कशन मेरा क्लास 11 की बुक में है, लेकिन अभी हम क्लास 12 पढ़ रहे हैं, तो मेरे को अभी इतना डिटेल डिस्कशन एकदम अलाउ नहीं है। अगर मैं डिटेल डिस्कशन करने लग जाऊंगा तो आपका ये 2 महीने में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब मैं 11 का पढ़ाऊंगा तब डिटेल डिस्कशन करूंगा, लेकिन अभी आपका 12th में बस इतना जानिए कि बेंजीन का क्या होता है। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हो तो उसके आगे वाले को ऑर्थो, उसके बाद वाले को मेटा, उसके बाद वाले को पैरा करते हैं। ठीक है, मेटा सबसे लिस्ट पॉसिबल होता है, यहाँ पे बहुत कम जो है कोई भी चीज अटैच्ड होता है। अगर जिसके साथ रिएक्शन कर रहा है, लेट अस सपोज Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा। मेटा पे बहुत कम जाएगा, बहुत 1% से भी कम संभावना यहाँ पे जाएगा, और ऑर्थो और पैरा पे जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी बेंजीन का रिएक्शन होता है, तो उसके या तो रिएक्शन होता है, और जो जिसके साथ रिएक्शन होता है वो अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, अगर यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो इसके ऑर्थो पे या पैरा पे कोई भी चीज जाएगा, मेटा पे नहीं जाएगा। इतना थोड़ा ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आपको 11th आता तो आपको अच्छा रहता। खैर, मैं यहाँ पे 12 बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे ये Cl2 है, ये 2 चीज करेगा। क्या करेगा, पहला चीज क्या करेगा, पहला चीज ये करेगा, ये बेंजीन है, ये CH3 है, तो इसके या तो ऑर्थो पे जाएगा Cl, या इसके पैरा पे जाएगा, या इसके पैरा पे, यानी ये CH3 है, मेटा पे जाएगा नहीं, सीधे जाएगा पैरा पे, Cl या Br, जो भी हम ले रहे हैं, या Br। याद रखिएगा, जब भी बेंटोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ H2 में क्या, Cl2 या Br2, और इसमें कैटलिस्ट क्या है, आयरन या आयरन थर्ड क्लोराइड इन डार्क, तो या तो इसके ऑर्थो पे जाएगा या इसके पैरा पे आएगा। मेटा पे लिस्ट पॉसिबल चांस से कोई भी चीज नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब सेकंड चीज करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, और वो अमाइन से बनता है, अमाइन से। किससे बनता है, अमाइन से, फ्रॉम अमाइन। हेडिंग डालिएगा और नीचे लिखेगा और सैंड मेयर रिएक्शन डालिएगा। क्या डालिएगा, सैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है सैंड मेयर रिएक्शन। ये सब आपको याद होना चाहिए। इसके पहले जो मैंने आपको बताया
स्वार्ट्स रिएक्शन, उससे पहले हमने बताया फ्रैंकल स्टेन रिएक्शन, वो आपको याद होना चाहिए। सैंड मेयर रिएक्शन, नीचे लिखेगा हेडिंग सैंड मेयर रिएक्शन फ्रॉम अमाइन के बाद। अब सैंड मेयर रिएक्शन के नीचे लिखिए इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन the in this reaction the amine compounds या cycloamine compound gets reacted with cycloamines compound get reacted with cycloamine compound gets reacted with cycloamine compound। याद रखिएगा cycloamine compound, ध्यान से देखिएगा cycloamine compound gets reacted with cycloamine compound gets reacted with NaNO2 plus HX, NaNO2 plus HX, NaNO2 plus HX, which is also acting as N, which is also acting as N, which is also acting as N catalyst, and at the temperature of 273 to 278 Kelvin, and at the temperature of 273 to 278 Kelvin, 273 to 278 Kelvin, forms benzene diazonium halide, which is a salt, benzene diazonium halide, which is a salt, and on further reaction with reaction in presence of further reaction in the presence of cuprous chloride or cuprous bromide, in the presence of cuprous chloride or cuprous bromide, aryl halide forms। ये है सैंड मेयर रिएक्शन। आप कहेंगे सर क्या कर रहे हैं, बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। हम लेते हैं एक बेंजीन और एक अमाइन, सॉरी ये आपको कहीं दिखा हुआ लिख रहा है भाई, ये एनिलीन है, इसको आम भाषा में एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिलीन। इसको सबसे पहले किससे पास करने के लिए बोला है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, NaNO2 प्लस HX, X यहाँ पे क्या होगा, Cl या Br, याद रखिएगा, क्लोरीन या ब्रोमीन। NaNO2 प्लस HX एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करेगा और यही जाके इससे जुड़ भी जाएगा, ठीक है। तो एज ए कैटलिस्ट एज वेल एज ए रिएक्टर भी ये काम कर रहा है, ये आपको याद रखना चाहिए। जब ये जुड़ेगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, ज्यादा पतला हो गया, ठीक है। ये आपका बनेगा यहाँ पे अटैच हो जाएगा, याद रखिएगा, N2 प्लस और X माइनस। इसको क्या कहते हैं, ये एक साल्ट है, अभी मैंने बताया। इसको क्या कहते हैं, कोई और डिफरेंट कलर से लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं, बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन क्या लिखा था, बेंजीन डाइजोनियम हालाइड, बेंजीन डाइजोनियम हालाइड, ये एक साल्ट है, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकेगा, ये सैंड मेयर रिएक्शन में दो चीज आती है। सबसे पहले ये एनिलीन यानी अमाइन, साइक्लोअमाइन को NaNO2 प्लस HX के साथ, यानी X यहाँ पे क्या है, क्लोरीन या ब्रोमीन, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बेंजीन N2 प्लस X माइनस बनेगा, जिसको बेंजीन डाइजोनियम साल्ट हालाइड साल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा रफ करते हैं और इसका रिएक्शन देखते हैं। ये सैंड मेयर रिएक्शन के अंदर है, याद रखिएगा। अब यही बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, इसको ऊपर ले आइए, N2 प्लस X माइनस, जब इसको हम Cu2X2, X यहाँ पे क्या है, क्लोरीन या ब्रोमीन, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, कंडीशन है,
क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ हम एज ए कैटलिस्ट ग्रुप में अगर इसका रिएक्शन कराते हैं, एज ए कैटलिस्ट ग्रुप में एज ए रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे हमको अराइल हैलाइड मिल जाएगा। ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, अराइल हैलाइड X, ठीक है। ये हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अराइल हैलाइड और प्लस नाइट्रोजन यहाँ से बाहर निकलता हुआ ऐसे बाई प्रोडक्ट निकलेगा। ये मेरा क्या हुआ, अराइल हैलाइड। हम कहाँ से अट्रैक्ट किए, अराइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेंजीन को हम अराइल ग्रुप का मानते हैं। अराइल हैलाइड तो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया हमने एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम एनिलीन यानी अमाइन कंपाउंड से, राइट। सब कुछ ठीक है। तो जब भी सैंड मेयर रिएक्शन आए तो आपको सबसे पहले ये वाला लिखना है, और उसके बाद सेकंड में यही बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस डाइक्लोराइड या डाइब्रोमाइड, एक्स की जगह क्लोरीन या ब्रोमीन लिख लीजिएगा, और इस साथ में क्या आ जाएगा, अराइल हैलाइड प्लस नाइट्रोजन, ठीक है। ये सैंड मेयर रिएक्शन आता है। अच्छा, एक चीज और है इसमें बता दी, सैंड मेयर रिएक्शन तो हो गया, एक और है, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम ये जो मेरा बेंजीन डाइजोनियम साल्ट था, अगर हम वहां पे एक काम करते हैं, ये वाला अगर हम, ये मेरा क्या था, अमाइन था प्लस ये किसके प्रेजेंस में हमने 273 278 केल्विन लिखा था, NaNO2 प्लस NaNO2 प्लस क्या था, HX, ठीक है। तो और ये 273 से 278 केल्विन तक गर्म करने पे, मतलब कि इसको इतना हीट प्रोवाइड करने पे क्या मेरा बना था, अरे अगर X हमने यहाँ पे लिया था Cl या Br, लेकिन अगर हम Cl Br की जगह अगर X हम ले ले फ्लोराइड, तो ये बनेगा, इसमें क्या चेंज आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। फ्लोराइड ये बन जाएगा आपका N2 प्लस और F माइनस, ये आपका बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, इसको भी बोलेंगे। लेकिन जब दूसरी बार इसका रिएक्शन करेंगे, तो जो हम क्लोरीन या ब्रोमीन में लेते थे, क्या लेते थे हम, यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड लेते थे। तो हमको ऐसा लेने की कोई भी कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं है, नो कैटलिस्ट, कोई भी कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं है। जब कोई कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे बिना कैटलिस्ट के ही अगर हम यहाँ पे बिना कैटलिस्ट के ही हम इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं, बिना कैटलिस्ट के पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कैसे होगा, इस सोडियम बेंजोइक साल्ट में जो पोटेशियम आयोडाइड है उसको डब्बा में बंद कीजिए, मिला लीजिए, तो ये आपका अराइल हैलाइड बन जाएगा। अराइल हैलाइड की जगह हैलाइड में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आई आ जाएगा, अमाइन आ जाएगा, ठीक है, और ये N2 बाहर निकल जाएगा, याद रखिए। मतलब कि आयोडाइड आ जाएगा, ये पूरा अराइल आयोडाइड हो जाएगा, बिना कैटलिस्ट के, बिना क्यूप्रस क्लोराइड के, या बिना आपका ब्रोमाइड के, या बिना आयोडाइड के, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पोटेशियम आयोडाइड लीजिए, कोई भी कैटलिस्ट मत लीजिए, और उसको बस रूम टेम्परेचर पे ही हिला दीजिए, ये वाला प्रोडक्ट आपको बनकर तैयार हो जाएगा, सिर्फ आयोडीन के लिए। लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए सैंड मेयर रिएक्शन में आपको NaNO2 प्लस HX लेना पड़ेगा, 273 से 278 केल्विन इसको गर्म करना पड़ेगा, तब जाके आपका सैंड मेयर रिएक्शन सफल होगा। तो ये अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड के प्रिपरेशन का था। शुरुआत की आज हम अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड से, बहुत सारी चीजें पढ़े अल्काइल हैलाइड के बारे में, क्या होता है अल्काइल हैलाइड, क्या नहीं होता है, क्या अराइल हैलाइड होता है, क्या नहीं होता है। अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड के हमने नॉमेनक्लेचर पढ़े, 2 होमवर्क भी दिया आपको करना है। उसके अलावा हमने अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशंस पढ़े, किस तरीके से हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन करते हैं, किस तरीके से हम अल्कीन्स ऑब्टेन करते हैं, अल्काइल हैलाइड किस तरीके से हम ऑब्टेन करते हैं, उसका सब मेथड अच्छे से पढ़े हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड रहा मेरा फिंकलस्टेन, क्या नाम था, फिंकलस्टेन था ना, फिंकलस्टेन। उसके बाद स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद अराइल हैलाइड में हमने सैंड मेयर रिएक्शन देखा। अच्छा, फिंकलस्टेन में हमने क्या किया था, फिंकलस्टेन में हमें क्या मालूम करना था, बताइए फिंकलस्टेन में क्या मालूम करना था भाई, क्या देख रहे हो, बताओ ना, फिंकलस्टेन में क्या मालूम करना था। हमको फिंकलस्टेन में अल्काइल आयोडाइड मालूम करना था। इसी तरीके से हमको स्वार्ट्स रिएक्शन में अल्काइल बोलो भैया, क्या मालूम करना था स्वार्ट्स रिएक्शन में, अल्काइल फ्लोराइड, भूलिए मत, अल्काइल फ्लोराइड मालूम करना था। उसी की वजह से सैंड मेयर रिएक्शन में हमको
अराइल हैलाइड मालूम करना है, लेकिन आयोडीन का केस आता है तो सैंडवेयर रिएक्शन में एक चेंज हो जाएगा, वहाँ पे क्यू प्लस क्लोराइड या क्यू प्लस ब्रोमाइड या क्यू प्लस आयोडाइड यूज नहीं होगा, उसकी जगह पोटेशियम आयोडाइड लेंगे, यहाँ पे नो कैटलिस्ट और लिखेंगे एट रूम टेम्परेचर मिक्सिंग। यहाँ पे लिख लीजिएगा एट रूम टेम्परेचर मिक्सिंग, मैं ही लिख देता हूँ एट रूम टेम्परेचर मिक्सिंग, एट रूम, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा और लिखिएगा एट रूम टेम्परेचर, यही लिख लीजिएगा एट रूम टेम्परेचर, ये कंपाउंड और प्लस N2, ठीक है, इतना आप लिख लीजिएगा। तो ये मेरा यहाँ पे प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ। आगे हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड चैप्टर्स, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ, बहुत लंबा ना हो जाए पिछले बार की तरह, शायद 2-2.5 घंटे का 3 घंटे का हो गया था, तो 2-2, 3-3 दिन लग गया था आपको कवर करने में, तो ऐसा नहीं होगा, ये 1-1.25 घंटे का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। इतना सेशन कंप्लीट कीजिए और क्लास 12 का एंट्री हो गई है और अच्छे से करिए, और जब आप इसको कर लीजिए मेरे को मैसेज कीजिए, मैं डाउट क्लास ले लूँगा सबका, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं सेशन को यहीं पेंट करता हूँ और अच्छे से पढ़ते रहिए, सारे क्वेश्चंस करते रहिए। मैं इसका भी जैसे ये वाला चैप्टर कंप्लीट होगा अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड, अगले दिन मैं इसका टेस्ट ले लूँगा एक दिन गैप करके, तो भी प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इतना करिए और इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक आप देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ मेरे चैनल को रेफर कीजिएगा, वीडियो को नहीं, मेरे चैनल को रेफर कीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को रेफर कीजिएगा कि भाई आप जो मैंने डेमो लेक्चर दिया है आप उसको रेफर कर सकते हैं वो वीडियो को, और बाकी वीडियो रेफर मत कीजिएगा। जो मैंने डेमो वीडियो दिया है वो मेरे चैनल पे अभी भी है, चैनल पे है, उसको चैनल से मैंने प्राइवेट नहीं किया है, लेकिन बाकी जो वीडियो है वो मैंने प्राइवेट किया हुआ है, वो सिर्फ आपको मैं लिंक शेयर करता हूँ तो आप ही देख पाओगे, दूसरों का आप शेयर करोगे नहीं देख पाएंगे वो, ठीक है। तो जो मेरा लाइव है वो डेमो लेक्चर है, जो मेरा पहला डेमो लेक्चर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आप उसको आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स तक, रिलेटिव्स तक। अगर उनको भी केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स की हेल्प कीजिए, अपने रिलेटिव्स की हेल्प कीजिए कि केमिस्ट्री अच्छे से समझ सके, क्योंकि अभी 4 मंथ्स है एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, अगर वो अच्छे से कर लेते हैं बिल्कुल हो जाएगा। आप उनको रेफर कीजिए और मेरे को बताइए, मेरे से परिचय कराइए, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ और नेक्स्ट सेशन में अपने आगे बात करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।